Assalamu alaikum. In the last lab, we have seen how we can convert a continuous time signal into a discrete time signal, and what was the role of the sampling frequency in that whole process. And in today's lab 7, we are going to see how we can change the sampling rate of the signals using discrimination and interpolation. Discrimination and interpolation are the processes for which we can through which we can upsample or downsample a signal. The digital signal processing structure discussed so far belongs to the class of single rate system, as sampling rate at the input and the output and all the internal nodes are the same. However, there are applications where it is necessary and often convenient to have unequal rates of sampling at various parts of the system, including the input and the output. In today's lab, we will investigate first using MATLAB the properties of upsampling and downsampler, the two basic components of multi-rate system. Then we will investigate their use in designing more complex systems such as interpolators and decimators and the filter banks. मल्टी रेट सैम्पलिंग बेसिकली ये है कि आप एक सिग्नल की सैम्पलिंग रेट को अप ज़्यादा भी कर सकते हो या आप उसको डाउन सैंपल भी कर सकते हो। उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सैंपल्ड हुआ है, मगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा हो, तो हम उससे अप सैम्पलिंग करके ज़्यादा कर सकते हैं, या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके डाउन सैंपल, तो हम उसको डाउन सैंपल भी कर सकते हैं। ये सब सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हो जो कि 32 बिट्स पर सेकंड के 32 किलो बिट्स पर सेकंड के ऊपर सैंपल हुई है, और आपका जो सिस्टम है वो 128 किलो बिट्स पर सैंपल का ऊपर काम कर रहा है। तो उससे पहले आपने अपने 32 किलो बिट्स पर सेकंड को अप सैंपल करके 128 किलो बिट्स के ऊपर लेके आना है। तो आप उसको 4 टाइम अप सैंपल करोगे तो आपका 128 किलो बिट पर सेकंड बन जाएगा। अब इसी तरह बाज़ जगह एक 128 किलो बिट पर सेकंड का हाई सैम्पलिंग का सिग्नल है हमारे, तो 128 किलो बिट्स पर सेकंड का आपका जो हाई क्वालिटी सिग्नल है, आगे जो सिस्टम का प्रोसेसिंग रेट है मे बी वो 64 किलो बिट्स पर सेकंड का हो। तो ऐसे प्रोसेस में आप लोगों को बीच में डाउन सैम्पलर यूज करना पड़ता है, जो 128 किलो बिट्स को डाउन सैंपल करके 64 किलो बिट्स पर सेकंड पे ले आए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। अप सैम्पलिंग आपको पता है कि हम एक मेरे पास एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, मेरे पास एल फैक्टर है, जितना मैं उसको अप सैंपल करूंगा उसके बाद मेरे पास एक अप सैंपल्ड सिग्नल आउटपुट पे आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास एम एक फैक्टर है, मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ एन, मेरे पास एम फैक्टर है, एम फैक्टर एम टाइम्स में उसको डाउन सैंपल करके आउटपुट पे सिग्नल ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अप सैंपल के केस में यहाँ पे मेरे पास जो सिग्नल है उसमें 10 सैंपल्स हैं और मैं उसको 2 टाइम्स अप सैंपल कर रहा हूँ, तो एक्स यू ऑफ एन में जो आउटपुट सिग्नल मेरे पास बनेगा उसमें मेरे पास 20 सैंपल्स होंगे। सिमिलरली डाउन सैंपलिंग के केस में अगर एक्स ऑफ एन में 20 सैंपल्स हैं और मैं उसको 2 टाइम्स डाउन सैंपल कर रहा हूँ, तो वाई ऑफ एन में हमारे पास 10 सैंपल्स बचेंगे। ये सारी चीजें हम थोड़ी देर में मैटलैब में देखते हैं। मल्टी रेट सैम्पलिंग में बाज़ दफ़ा आपको अप सैम्पलिंग भी करनी पड़ती है और डाउन सैम्पलिंग भी करनी पड़ती है। इन चीज़ों के लिए भी हमारे पास मैटलैब में कमांड्स हैं जो ये काम करते हैं। इन प्रोसेसेस को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इनकी जो एडवांस एप्लीकेशंस हैं, इंटरपोलेटर और डेसिमेटर्स, इनको भी देखेंगे कि इंटरपोलेटर क्या होता है, डेसिमेटर क्या होता है। बेसिकली इंटरपोलेटर एक अप सैम्पलर है, मगर इंटरपोलेटर का से जो हम इंटरपोलेटर को यूज करके जो हम अप सैम्पलिंग करते हैं उसमें प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन यूज होता है।
तो इस वजह से इसकी जो अप सैम्पलिंग के आउटपुट रिजल्ट्स हैं और वो एक नॉर्मल अप सैम्पलर का जो आउटपुट रिजल्ट है उसमें बहुत फर्क है। इंटरपोलेटर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह डेसिमेटर है, डेसिमेटर आपके सिग्नल को डाउन सैंपल करेगा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डेसिमेशन एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट यूजिंग अ सिंपल डाउन सैम्पलर एंड द डेसिमेटर हैव अ वेरी गुड एडवांटेज। डेसिमेटर का रिजल्ट एक नॉर्मल डाउन सैम्पलर से बहुत बेहतर होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे जो आज हम मैटलैब में कमांड्स यूज करेंगे, बाकी तो पुरानी है। डेसिमेट की कमांड डेसिमेटर के लिए होती है। FIR2 हम एक बैंड लिमिटेड सिग्नल बनाएंगे। FIR PM इसी तरह बैंड लिमिटेड सिग्नल के लिए यूज होगी। FREQZ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए। हैमिंग इंटरप्ट INTERP की कमांड आपके पास इंटरपोलेटर के लिए यूज होती है। रीसैम्पल आपके पास अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग दोनों परफॉर्म करता है। और सिंक फंक्शन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हुए हैं। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एन अप सैम्पलर इन मैटलैब। मैटलैब की तरफ आते हैं। ओके जी, CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल वही पुरानी कमांड्स हैं। इन कमांड्स का फंक्शन आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक से क्लियर स्क्रीन होती है, क्लियर ऑल से सारे वेरिएबल फ्लश हो जाते हैं और क्लोज ऑल से ऑलरेडी ओपन विंडो सारी क्लोज हो जाती है। आपके पास हमने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट करना है तो हमें पहले एक n सैंपल्स लेने होंगे। हमने 50 सैंपल्स लिए हैं, सॉरी 51 सैंपल्स लिए हैं, 0 to 50 51 सैंपल्स लिए हैं और इन 51 सैंपल्स की हमने साइन वेव जनरेट की है जिस रेडियन फ्रीक्वेंसी 0.12 पाए है। तो हम यहाँ पे रेडियन फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, हम हर्ट्ज में बात नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम में हम लोग ओमेगा नॉट पे बात कर रहे हैं। यहाँ f नहीं है, ये ओमेगा नॉट है। अब इस सिग्नल को मैंने जो कि 50 सैंपल्स के ऊपर है, इसको मैंने अप सैंपल करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 3 टाइम्स अप सैंपल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा वेक्टर जनरेट करना है जो कि इसका 3 टाइम्स हो, ठीक है, जो x की 3 टाइम्स ऑफ लेंथ में हो। यानी कि अब मैं 3 टाइम्स अप सैम्पलिंग कर रहा हूँ तो मुझे जो y की लेंथ है, अगर x की लेंथ 50 है तो y की लेंथ मुझे 150 चाहिए। तो मैंने उसको 3 टाइम्स जो फैक्टर है मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और y के अंदर मैंने सारे जीरोस प्लेस कर दिए। यानी इस कमांड से आपके पास एक y वेक्टर जनरेट होगा जिसमें आपके पास 53 जीरोस होंगे। क्योंकि लेंथ ऑफ x 51 है तो आपके पास यहाँ पे y में 53 जीरोस होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y की हर थर्ड इंटरवल के ऊपर x को प्लेस कर रहा हूँ। मीन्स के y0 y1 0 है, y2 0 है, y3 x है, y4 0 है, y5 0 है, y6 x2 है, y7 y8 y9 y7 0 है, y8 0 है, y9 x3 है। इस तरह से मैंने हर थर्ड इंटरवल के ऊपर इसको x की वैल्यू को प्लेस कर दिया है। इस तरह से मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें y में मेरे पास 153 सैंपल्स हैं, जबकि x को मैंने अप सैंपल किया जो कि मेरे पास 50 सैंपल्स के ऊपर था। मैंने x को स्टेम करवा दिया, इनपुट सीक्वेंस, टाइम इंडेक्स और एम्पलीट्यूड्स के लेबल लगा दिए हैं। मैंने y को स्टेम करवा दिया और y को मैंने n के ऊपर किया है, फर्स्ट 50 सैंपल्स लिए हैं और y से मैंने फर्स्ट 51 सैंपल्स तक ही प्लॉट किया है। अगर मुझे इसको फुल प्लॉट करना है उसको भी मैं दिखाता हूं आपको। अगर मुझे इसको फुल प्लॉट करना है, मैं यहाँ पे एक और फिगर ले लेता हूँ। पहले ऊपर जो मैंने सब प्लॉट लिया था इससे मैं यहाँ पे फिगर में ले लेता हूँ। फिगर में सब प्लॉट आ गया, एक फिगर ये आ गई है, दूसरी फिगर मेरे पास ये आ गया। फिगर में यहाँ पे मैं स्टेम करूंगा। तो सबसे पहले मुझे y की लेंथ देखनी है। लेंथ ऑफ y क्या है, 153 है।
तो मैं 153 वैल्यूज जनरेट करता हूँ 0 से 152 तक, ठीक है। और इसको मैंने y को प्लॉट करना है इन वैल्यूज पे, तो मैं यहाँ पे y को प्लॉट करता हूँ। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। ये मेरे पास सेकंड, पहले मैं फिगर 1 पे आता हूँ। अब फिगर 1 में देखें कि ऊपर मेरे पास इनपुट सीक्वेंस है। सिंपल 0.12 पाई रेडियंस की फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल है। इसको मैंने अप सैंपल किया है। इसकी यानी हर थर्ड वैल्यू के ऊपर मैंने x की एक वैल्यू प्लेस कर दी है। जिस तरह 0, 1, 0 के ऊपर 0 है, ठीक है। 1, 2, 3 के ऊपर ये 1 आ गया, 4, 5, 6 के ऊपर 2 आ गया, 6, 7, 8, 9 के ऊपर 3 आ गया। इसी तरह अप टू सो ऑन आ रहा है कि जो भी ये मेरे पास 50 सैंपल्स का सिग्नल था, अब वो बढ़ गया है, वो 150 सैंपल्स का हो गया है। फिगर 2 में मैंने आपको कंप्लीट फिगर का कहा था कि फिगर 2 में आपको कंप्लीट फिगर आएगी। तो ये फिगर 2 में कंप्लीट फिगर आप देख लें कि y के अंदर आपके पास x अप सैंपल होके आ गया और इसमें आपके पास 153 सैंपल्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। यानी कि आपने इस जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था उसको हमने अप सैंपल कर दिया है। अब इसी तरह आगे चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ साथ दे चुका हूं। आप इन क्वेश्चंस को देख के मैनुअल फिल कर लीजिएगा। सेकंड प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रोग्राम में हम डाउन सैम्पलिंग देखते हैं। जैसे हमने 3 टाइम्स अप सैम्पलिंग की, वैसे ही अब हम 3 टाइम्स डाउन सैम्पलिंग करते हैं। मैंने एक 0 to 50 का n वेक्टर जनरेट कर लिया, ठीक है। m के अंदर मैंने 0 to 50 into 3 minus 1 तक जा रहा हूं, यानी 150 minus 1, 0 to 152 में 153 सैंपल्स जनरेट कर रहा हूं m के अंदर। और मैं इस 153 सैंपल्स का एक साइन वेव जनरेट कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.042 है, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर y जनरेट किया है जिसके अंदर मैंने x की हर थर्ड वैल्यू ली है, यानी x 1 आ रहा है, 3 का इंक्रीमेंट लगा रहा है और अप टू लेंथ ऑफ x तक जा रहा है। तो बेसिकली ये x 1, 3 और m मींस 153। तो अब ये क्या कर रहा है कि x में हर 2 वैल्यूज x की स्किप हो रही हैं। हर 2 वैल्यूज के बाद आपके पास एक y की वैल्यू हो रही है। इसको मैटलैब के अंदर लेके जाके देखते हैं मैटलैब में इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी। ओके, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। तो मैं यहां पे x की हर थर्ड वैल्यू y के अंदर प्लेस कर रहा हूं। जो y टोटल मेरे पास बचेगा वो 50 सैंपल्स का बच जाएगा। तो अब मैं इसको स्टेम करवा रहा हूं। एक्सिस को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। स्टेम एन एक्स के फर्स्ट 50 सैंपल्स आ रहे हैं मेरे पास और मैंने इसको 0 to 50 एम्पलीट्यूड इसको फिक्स कर दिया एक्सिस की कमांड के थ्रू। और सेकेंडली मैंने y को प्लॉट किया जो कि डाउन सैंपल हुआ मेरे पास सिग्नल आ रहा है। इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये मेरे पास आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 0 उसी तरह आ गया है, 1, 2 ये 2 वैल्यू स्किप होके ये थर्ड वाली वैल्यू आपके पास यहाँ 1 में आ रही है। इसी तरह 4, 5 वाली वैल्यू स्किप होके 6 वाली आ रही है, 7, 8 वाली स्किप होके 9 वाली वैल्यूज आ रही है। ऊपर आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो 153 सैंपल्स का, मगर उसके हमने फर्स्ट 50 सैंपल्स देखे हैं, एक्सिस को फिक्स कर दिया है। और नीचे आपके पास डाउन सैंपल हुआ सिग्नल है कि जिसके अंदर जस्ट 50 सैंपल्स हैं, यानी कि 150 सैंपल्स को हम लोगों ने डाउन सैंपल करके 50 सैंपल्स के ऊपर हम ले आए हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अप सैंपलिंग या डाउन सैंपलिंग का इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आएगा।
ठीक है, इसमें अब हम एक FIR2 की कमांड अभी यूज कर रहे हैं। FIR2 बेसिकली फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर के लिए यूज होती है, बनाने के लिए यूज होती है। बाद में हम ये बहुत ज़्यादा यूज करेंगे जब हम फिल्टर्स पे आएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड और एक इस 0.45 और 0.5 फ्रीक्वेंसी के अंदर एक बैंड, इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर हम एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जिस 0.45 से स्टार्ट होगा और 0.5 पे कट हो जाएगा। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया 0100 और FIR2 से हम लोगों ने एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जनरेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हमने ये जो बैंड सिग्नल X हमने जनरेट किया था, इसका हमने 512 पॉइंट DTFT निकाल लिया है और ये DTFT आपके पास X, Z और ओमेगा के अंदर आ गया है। ठीक है, अब और इसको मैंने प्लॉट कर लिया W बाय पाई एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स, इसका मैंने X ऑफ Z को एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स मैंने W बाय पाई के ऊपर प्लॉट कर दिया है, एक्सिस को फिक्स करके ग्रिड ऑन कर दिया है। अब आगे जाते हैं, बाकी ये X लेवल है, Y लेवल मैग्नीट्यूड है, इनपुट टाइटल जो इनपुट स्पेक्ट्रम है। अब मैं यूजर से पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि L इज इक्वल टू इनपुट टाइप इन द अप सैम्पलिंग फैक्टर, यूजर कितना इसको अप सैंपल करना चाहता है। ठीक है, अब यूजर जितना इसको अप सैंपल करेगा, जो फैक्टर देगा उस हिसाब से आगे आपके पास जीरोस ऐड होंगे। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास हर x के इंटरवल एक x1 और x2 के दरमियान में 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे। मींस जो y बनेगा वो आएगा x1 0 0 x of 2 0 0 x of 3 0 0 x of 4। इस तरह से मैंने जो L टाइम्स है उसको x को मैंने अप सैंपल करके y में प्लेस कर दिया और अब इस y का मैंने DTFT लिया है। FREQZ से आप DTFT फाइंड आउट करते हैं। हमने इस FREQZ से इसका DTFT लिया और YZ को ओमेगा बाय पाई के ऊपर YZ का एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स प्लॉट कर दिया, एक्सिस को फिक्स कर दिया और हमने ग्रिड लिया। इसको रन करके देखते हैं। मेरे पास इनपुट सीक्वेंस प्लॉट हो रहा है, मेरे पास एक बैंड लिमिटेड सीक्वेंस है जो 0.15 पे कट ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप सैंपल करता हूँ, मैं इसको 2 टाइम्स अप सैंपल करता हूँ तो मेरे पास अब फिगर जो जनरेट होगी आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो पहले एक सैंपल था अब वो 2 सैंपल्स के अंदर आ गया है। इसी तरह अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा ये 3 टाइम्स हो जाएगा। मगर जैसे एक और चीज भी आप नोट करें कि जैसे ही हमारे पास अप सैम्पलिंग हो रही है मेरे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जो 0 से 0.5 पे था वो अब 0 से 0.25 के बीच में आ गया है। ऑल्दो के 2 सैंपल्स बनने की वजह से एक इसका इमेज मिरर इसका इमेज भी बन रहा है, इसी का 0.5 के अगेंस्ट इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है 2 सैंपल्स अप होने की वजह से। मगर ये साथ ही साथ ये आपका रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये बात पहले भी हम लोग देखी थी हम लोगों ने कि जैसे ही हम अप सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं आपका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके सैंपल्स बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम डाउन सैम्पलिंग की तरफ आते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डाउन सैम्पलिंग के इफेक्ट को कैसे देख सकते हैं। उसी तरह मैंने FIR2 की कमांड यूज करके मैंने एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जनरेट कर लिया है। मैंने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट कर लेके उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट कर दिया। अब मैं यहाँ डाउन सैंपल कर रहा हूँ, M में के अंदर मैं डाउन सैम्पलिंग फैक्टर ले रहा हूँ। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि M टाइम्स हम लोग डाउन सैंपल करेंगे जो हमने ऊपर X सिग्नल दिया है। मीन्स कि हम बीच की जो डाउन सैम्पलिंग फैक्टर होगा बीच की वो वैल्यूज निकाल देंगे। जिस तरह x1, x2, x3, x4 है और मैं 2 टाइम्स इसको डाउन सैंपल करता हूँ तो x1 बचेगा और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x4 आएगी। x2 और x3 बीच में से
डिलीट हो जाएंगी, बीच में से ख़त्म हो जाएंगी। तो और उसके बाद फिर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करके देखेंगे। FREQZ से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसके एब्सोल्यूट रिस्पॉन्स को W/π के ऊपर प्लॉट करेंगे। इसको रन करके देखते हैं। ओके, मेरे पास जो ओरिजिनल इनपुट स्पेक्ट्रम है वो आ गया। इसको मैं 2 टाइम्स डाउन सैंपल करता हूं। मेरे पास तो ये आ गया। अब जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी डाउन सैम्पलिंग की तरफ आया हूं, मेरे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो एक्सपैंड हो गया। और इस केस में जो 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 1 आता है, तो 2 टाइम्स एक्सपैंड कर गया। अब ये 1 के अंदर तक तो चले फिर भी ठीक है। अगर मैं इसको इससे ज्यादा डाउन सैंपल करूंगा, मसलन मैं इसको अगर 3 टाइम्स डाउन सैंपल करूंगा, तो ये इतना एक्सपैंड करेगा कि ये अपने नेक्स्ट साइकिल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, जिसकी वजह से अलाइजिंग का इफेक्ट आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज इतनी एक्सपैंड कर रही है कि वो अलाइजिंग की तरफ आ रही है। तो हम लोगों को डाउन सैम्पलिंग करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। हम उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में इस चीज़ को देखते हैं कि हम उसको इतना डाउन सैंपल ही करें कि जिससे अलाइजिंग का इफेक्ट बीच में ना आए। अगर अलाइजिंग का इफेक्ट आ जाता है तो फिर हम उसको प्रॉपरली रिकवर नहीं कर सकते हैं, हम उसकी परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, हम उसको वापस कॉन्टिन्यूस टाइम में लेके नहीं जा सकते। तो हम लोगों को डाउन सैम्पलिंग करते हुए ये चीज़ बहुत इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं डाउन से डेसिमेटर्स और इंटरपोलेटर्स के क्या चीज़ें हैं। बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में 3 फंक्शंस हैं, फंक्शंस हैं, जो कि इस डिज़ाइन के और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होते हैं, इंटरपोलेटर या डेसिमेटर के लिए। और ये 3 फंक्शन है, डेसिमेट, इंटरप्ट और सी सैंपल। डेसिमेट फर्स्ट वन डेसिमेशन के लिए, INTERP इंटरपोलेशन के लिए, और रीसैंपल आपके पास इंटरपोलेशन प्लस डेसिमेशन दोनों परफॉर्म कर रहा होता है। हर फंक्शन के अपने अपने ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डेसिमेटर को देखते हैं कि हम डेसिमेटर को कैसे यूज करके एक डेसिमेटर का डिजाइन मैटलैब में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल हम लोगों ने डेसिमेटर डाउन सैम्पलिंग करता है, ठीक है। हम लोगों ने यूजर से एक डाउन सैम्पलिंग फैक्टर ले लिया कि कितना हम डाउन सैम्पलिंग करें, ठीक है। और हम एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर मेरे पास 100 सैंपल्स हैं, ठीक। x इज इक्वल टू साइन 2 पाई 0.043 प्लस 2 पाई 0.031 n। तो मैं एक सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ जिसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, 0.043 और 0.031, 2 रेडियन फ्रीक्वेंसीज हैं। इन सिग्नल्स को मैं ऐड करके 100 सैंपल्स का एक सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ। और अब इस सिग्नल को मैं डाउन सैंपल कर रहा हूँ यूजिंग डेसिमेटर। डेसिमेट की कमांड है, x मेरे पास सिग्नल है, m टाइम्स जितना मैंने इसको डाउन सैंपल करना है, और जो प्रोसेस ऑफ डाउन सैंपलिंग हो वो क्या हो। इस केस में ये FIR मींस फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स के सिस्टम के हिसाब से ये डाउन सैंपल करेगा। इसके बाद इनको मैंने प्लॉट कर दिया है। n x के फर्स्ट 100 सैंपल्स प्लॉट किए हैं, x के 100 सैंपल्स है 1 से 100 तक, n पे मैंने प्लॉट किया है x को, और इसी तरह y को उसके बाद मैंने सेकंड प्लॉट में m फाइंड आउट किया 100 डिवाइड बाय m-1 जितने मेरे रिमेनिंग सैंपल्स थे, और वहाँ पे उसके ऊपर मैंने y को प्लॉट कर दिया और मैंने टाइटल्स और x लेवल y लेवल दे दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। सिस्टम मुझसे डाउन सैम्पलिंग फैक्टर पूछ रहा है, मैं डाउन सैम्पलिंग फैक्टर इस केस में 3 दे देता हूँ। मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास अब ये देखें
कि ये ऊपर वाला जो सिग्नल है ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है जो कि 2 फ्रीक्वेंसीज का मेरे पास सिग्नल आ रहा था, जिसको मैंने 100 सैंपल्स का सिग्नल बनाया था। और इसको मैंने जब डाउन सैंपल 3 टाइम्स किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 32 सैंपल्स रह गए हैं। ठीक है, बीच में से हर थर्ड वैल्यू खत्म हो गई है। जिस तरह 0 वहीं रहा है, 1 2 3 गायब हो गई है, 4th वन आ गई है। इसी तरह 4 5 6 गायब हो गई है, 7th वन आ गई है। बीच में से हर सिग्नल के हर इंटरवल में से बीच में से 3 वैल्यूज को मैंने स्किप करके डाउन सैंपल कर दिया। और डेसिमेशन का रिजल्ट और डाउन सैंपल का रिजल्ट में बहुत फर्क है। डेसिमेटर एक प्रॉपर मेथड के थ्रू उसको डाउन सैंपल कर रहा है, ना कि वैल्यूज को एलिमिनेट करते हुए। जब आप डेसिमेटर के थ्रू डाउन सैंपलिंग कर रहे हो तो हमारे पास सिग्नल की शेप खराब नहीं होती है। इसी तरह जब हम इंटरपोलेटर से अप सैंपलिंग करेंगे तो उसकी सिग्नल की शेप खराब नहीं होगी। तो ज़्यादातर डाउन सैंपलिंग के लिए ये डेसिमेटर्स ही यूज़ होते हैं, ना कि जो मैनुअल जो सिंपल डाउन सैंपलर है उससे सिग्नल की शेप काफ़ी खराब होती है, उससे डिस्टॉर्शन आ रही होती है। तो हम बेहतर है कि हम डेसिमेटर को यूज़ करें जब भी हमने डाउन सैंपलिंग करनी हो। इसी तरह इंटरपोलेटर को देखते हैं। इंटरपोलेटर कैसे काम करता है मैटलैब में। इंटरपोलेटर के लिए मैंने एक यूजर से मैंने इंटरपोलेटर के लिए अप सैम्पलिंग फैक्टर यूजर से इनपुट करवा दिया है। उसी तरह मैंने 2 सिग्नल जनरेट किए, एक सिग्नल जनरेट किया 2 फ्रीक्वेंसीज का 0.031 0.043 और मैंने 50 सैंपल्स ले लिए इस सिग्नल के लिए। मैं INT इंटरप्ट की कमांड यूज कर रहा हूँ। X मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल है और L टाइम्स में उसको अप सैंपल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, मैंने जितने मेरे पास सैंपल्स बढ़ रहे हैं M मैंने वो फाइंड आउट किया। मेरे पास इनिशियली 50 सैंपल्स थे X के अंदर, उसको मैंने L से मल्टीप्लाई किया। इन केस अगर मैं 2 सैंपल्स करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 से 99 तक की 100 वैल्यूज आएंगी। उन 100 वैल्यूज के ऊपर Y को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, Y को मैं स्टेम कर रहा हूँ। अब सैम्पलिंग फैक्टर मैं 3 टाइम, बल्कि इस दफ़ा मैं 4 टाइम अप सैंपल करता हूँ इसको। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर मेरे पास जो सैंपल्स हैं वो 50 सैंपल्स का एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर इसके सैंपल्स 50 हैं और नीचे इंटरपोलेटर के थ्रू जो अप सैंपलिंग हुई है उसमें मेरे पास अप सैंपलिंग करके 200 सैंपल्स बना दिए, जो कि 50 into 4 200 सैंपल्स मेरे पास आ गए हैं। अब ये जो 200 सैंपल्स हैं इसमें मैंने जीरोज अपेंड नहीं किए हैं। मैंने ये नहीं किया कि मैं x of 0 लूँ, फिर बीच में 3 जीरोज अपेंड करूँ और फिर चौथा x of 1 ले लूँ, बल्कि मैंने इंटरपोलेटर के थ्रू अप सैंपलिंग किया। इसमें प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन यूज हुआ है। इस इंटरपोलेशन के प्रोसेस ने आपकी इस सिग्नल की शेप को खराब नहीं किया। तो हम लोग नॉर्मली अप सैंपलिंग के लिए इंटरपोलेटर्स को ही यूज करते हैं। हम नॉर्मली जीरो अपेंड नहीं करते हैं। जीरो अपेंड करने से सिग्नल की शेप खराब होती है। जीरो वाला जो अप सैंपलर था वो एक बिल्कुल बेसिक आइडिया था अप सैंपलिंग का कि अप सैंपलिंग होती कैसे है, मगर प्रैक्टिकली इंटरपोलेटर्स ही यूज होते हैं अप सैंपलिंग के लिए। आगे चलते हैं। अगली जो आपकी हमारी कमांड थी वो रीसैंपलिंग थी। ठीक है, फ्रैक्शनल रेट सैंपलिंग कैसे करते हैं मैटलैब में। फ्रैक्शनल रेट सैंपलिंग मींस के आपके पास जो अप सैंपलिंग और डाउन सैंपलिंग एक ही साथ हो रही हो। बाज़ दफ़ा आप सिग्नल की शेप को बेहतर करने के लिए उसको अप सैंपल करते हो और उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाउन सैंपल करते हो। तो इंटरपोलेटर्स और डेसिमेटर्स ही इसमें यूज होते हैं। फ्रैक्शनल रेट होता है, पहले हम एक ही कमांड से हम दोनों काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि पहले हम INT यूज करें फिर उसके बाद डेसिमेट करें। तो हम अप और डाउन सैंपल एक ही कमांड से यूज कर सकते हैं, जो रीसैंपल की कमांड है। रीसैंपल की कमांड को देखते हैं मैटलैब में। CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल उसी तरह आ जाएगा। मैंने यूजर से L इनपुट अप सैंपलिंग फैक्टर L यूजर से इनपुट ले लिया है और M मैंने डाउन सैंपलिंग फैक्टर यूजर से ले लिया है। मैंने एक सिग्नल जनरेट किया है 30 सैंपल्स का। 2 फ्रीक्वेंसीज हैं उस सिग्नल में।
उस सिग्नल्स में 2 फ्रीक्वेंसीज हैं और उसके 30 सैंपल्स हैं। अब इस सिग्नल को मैंने रीसैंपल की कमांड के अंदर यूज किया है। x मेरे पास सिग्नल आ गया, l टाइम्स उसको मैंने अप सैंपल कर दिया और m टाइम्स मैंने उसको डाउन सैंपल कर दिया और इसके बाद मैंने ओरिजिनल सिग्नल को और y को प्लॉट कर दिया। इसको रन करके देखते हैं। यूजर मुझसे पूछ रहा है, मैं यूजर से कहता हूं कि इसको 5 टाइम्स अप सैंपल करें और 2 टाइम्स डाउन सैंपल करें। तो मेरे पास कुछ आउटपुट सीक्वेंस ये आ रहा है। अब जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो मेरे पास 30 सैंपल्स का। जब मैंने उसको 5 टाइम्स अप किया तो 5 into 30 ऑलमोस्ट 150 सैंपल्स बन गए और 150 सैंपल्स बनने के बाद 2 टाइम्स उसको मैंने डाउन सैंपल भी किया। जब मैंने उसको 2 टाइम्स डाउन सैंपल किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 75 सैंपल्स बचेंगे। तो अब इस केस में देखें, रीसैंपल की जो आउटपुट है वो आपके पास बहुत बेहतर रिजल्ट दे रही है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अप सैंपल करता तो मेरे पास ये रिजल्ट नहीं आते। अगर मैं इसको 2 टाइम्स अप सैंपल करता तो मेरे पास ये रिजल्ट कभी भी नहीं आते। तो मैंने इसको 5 टाइम्स अप सैंपल किया ताकि इसकी शेप और डिफाइंड हो जाए और फिर उसके बाद 3 टाइम्स डाउन सैंपल किया। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी बेहतर है। तो मैंने दोनों प्रोसेस को यूज़ किया। ये अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर देखते हो। बाज़ दफ़ा मेरे पास एक अंडर सैंपल सिग्नल आ रहा है। अब उस अंडर सैंपल्ड सिग्नल को से मैंने रिट्रीवल करना है। मैंने उस अंडर सैंपल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मैं उसको अंडर सैंपल को डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा तो अलाइजिंग इफेक्ट की वजह से मेरे पास परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले उसको थोड़ा अप सैंपल करके उसको मैं 5 टाइम्स अप सैंपल करूंगा और 2 टाइम्स और 1 टाइम डाउन सैंपल करूंगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो मेरे पास आउटपुट सिग्नल की शेप आएगी वो बहुत बेहतर होगी। उसका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर रिस्पॉन्स होने की वजह से उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो अलाइजिंग विदाउट अलाइजिंग रिकंस्ट्रक्शन हो रही होगी। आप एक सिग्नल गेट कर सकोगे। अच्छा, अब ये चीज़ें कंप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये देख लें कि आपके पास पहले वेव फाइल होती थी, फिर MP3 आई। MP3 कंप्रेस्ड है मगर सैम्पलिंग रेट अप होने की वजह से वेव फाइल का जो सैम्पलिंग रेट था वो 63 kbps का होता था। MP3 का 128 kbps का है। तो MP3 की क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है मगर साइज उसका बहुत कम है। तो ये सैम्पलिंग वहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे हमारा आज की लैब ख़त्म होती है। आज हमने देखा मल्टी रेट सैम्पलिंग। मल्टी रेट सैम्पलिंग के अंदर हमने पहले एक सिंपल सैम्पलर देखा, एक सिंपल डाउन सैम्पलर देखा, फिर उसके बाद हमने इंटरपोलेटर और डेसिमेटर को देखा है कि हम इंटरपोलेशन और डेसिमेशन कैसे मैटलैब में अप्लाई करते हैं, और फिर हमने रीसैम्पलिंग देखा, फ्रैक्शनल रेट सैम्पलिंग देखी जो कि हमने रीसैम्पल की कमांड के थ्रू इम्प्लीमेंट की है। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनको एक दफ़ा कोड खुद ट्राई कीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं या अगर आपकी कोई क्यूरी हुई तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में देख लेंगे, उसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप टू सी यू इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अल्लाह हाफिज।